एक अच्छा लीडर या कहें कि एक अच्छा प्रशासक कौन होता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो जो नियमों की किताब के हिसाब से चलता है, हर नियम हर प्रक्रिया का पालन करता है? या फिर वो जो लोगों की मुश्किल हल करने के लिए उस किताब से बाहर जाकर सोचने की हिम्मत रखता है? बिल्कुल। और ये सवाल जितना आसान लगता है ना, इसका जवाब उतना ही मुश्किल है। सही बात है। आज हम एक ऐसी ही सच्ची कहानी पर बात करने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जो इस सवाल के बिल्कुल दिल तक जाती है। ये मणिपुर वाली कहानी है ना? हाँ, ये कहानी है मणिपुर के एक आईएएस अफसर की, जिन्हें लोग आज भी मिरेकल मैन के नाम से जानते हैं। और हमारे पास जो जानकारी है वो जमीनी प्रशासन और नैतिक नेतृत्व, मतलब जिसे हम एथिकल लीडरशिप कहते हैं, उस पर आधारित है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये गवर्नेंस की एक लाइव केस स्टडी है। बिल्कुल, जो हमें सिखाती है कि सिस्टम के भीतर रहकर भी कितना कुछ बदला जा सकता है। सही कहा। और ये कहानी सिर्फ एक प्रेरणा देने वाली घटना नहीं है, जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों को बना दिया जाता है। हाँ। एक मोटिवेशनल स्टोरी की तरह। हाँ। बल्कि ये हमें असल में दिखाती है कि कैसे एक अधिकारी सिस्टम की तमाम बाधाओं और वो जो लाल फीताशाही है उसके बावजूद एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो आज की हमारी चर्चा का मिशन क्या है? मिशन ये समझना है कि कैसे ह्यूमन इंटरफेस यानी मानवीय संवाद सिर्फ एक अच्छा व्यवहार नहीं है, अच्छा, बल्कि वो समस्या को सुलझाने का एक बहुत शक्तिशाली और कारगर तरीका है। हम देखेंगे कि कैसे सहानुभूति और साझेदारी से वो काम हो सकता है जो दशकों से बस सरकारी फाइलों में धूल भांक रहा था। तो चलिए इस कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि समस्या आखिर थी क्या, मतलब किस वजह से एक मिरेकल की जरूरत पड़ गई। कहानी मणिपुर के तामेंगलोंग जिले की है। जरा हमारे श्रोताओं के लिए उस जगह की तस्वीर पेश कीजिए। कैसा इलाका है ये और असल मुश्किल क्या थी? जरूर। तामेंगलोंग देखिए, मणिपुर का एक पहाड़ी जिला है। बहुत खूबसूरत है लेकिन उतना ही मुश्किल, दुर्गम। अच्छा। यहाँ की समस्या ये थी कि एक पूरा सब डिवीजन जिसमें कई गांव आते थे, वो दशकों से आजादी के इतने सालों बाद भी मुख्य सड़क से कटा हुआ था। क्या मतलब? कोई सड़क ही नहीं थी? कोई पक्की सड़क ही नहीं थी। एक कच्चा रास्ता था जो बारिश में तो आप समझिए कीचड़ का दरिया बन जाता था। और बाकी समय में भी चलना बहुत मुश्किल था। दशकों से सड़क नहीं थी, ये सुनने में ही इतना अजीब लग रहा है। हाँ। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ रहा होगा, हम तो बस सोच ही सकते हैं। सोचने से भी ज्यादा बुरा। अब बस अंदाजा लगाइए, कोई बीमार पड़ जाए, किसी महिला को डिलीवरी होनी हो, तो एम्बुलेंस गांव तक पहुंच ही नहीं सकती। मरीज को बांस के एक स्ट्रेचर पर लिटाकर कई किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य सड़क तक लाना पड़ता था। और इसमें तो बहुत समय लगता होगा। समय भी, और जाने भी चली जाती थी। कई जाने तो रास्ते में ही दम तोड़ देती थी। और बच्चों की पढ़ाई, किसानों की आमदनी, उस पे तो सीधा असर पड़ता होगा। बिल्कुल। बच्चों को स्कूल जाने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता था। और जो किसान थोड़ी बहुत सब्जियां या संतरे उगाते थे, वो उसे शहर के बाजार तक ले ही नहीं जा पाते थे। तो उनकी सारी मेहनत बेकार। उनकी मेहनत, उनकी उपज गांव में ही सड़ जाती थी। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? ऐसा नहीं कि सरकार को पता नहीं था। अच्छा। सरकारी कागजों पर, फाइलों में ये 100 किलोमीटर की सड़क बाकायदा प्रस्तावित यानी प्रपोज्ड थी। तो फिर सवाल यही उठता है कि अगर सड़क प्रस्तावित थी तो दशकों तक बनी क्यों नहीं? फाइल आखिर अटकी कहाँ थी? यही तो वो लाल फीताशाही है जिसकी हम अक्सर बात करते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। स्रोत हमें बताता है कि फाइल असल में कहाँ अटकी थी। कहाँ? सड़क बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग से मंजूरी चाहिए थी। ठीक है। लेकिन पीडब्ल्यूडी का कहना था कि पहले वन विभाग से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी होगी। एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट? हाँ, क्योंकि सड़क का कुछ हिस्सा संरक्षित वन क्षेत्र से गुजरता था और वन विभाग की प्रक्रिया में ही महीनों, कभी-कभी तो साल भी लग सकते थे। तो ये तो एक क्लासिक ब्यूरोक्रेटिक डेडलॉक हो गया ना, एक विभाग दूसरे पे जिम्मेदारी डाल रहा है। बिल्कुल। मतलब एक ऐसा जाल जिसमें फाइलें बस घूमती रहती हैं लेकिन जमीन पर कुछ नहीं होता। बिल्कुल, और सालों तक कुछ नहीं होता। सालों तक। और ऐसी स्थिति में ज्यादातर अधिकारी क्या करते हैं? वो एक चिट्ठी लिखते हैं, फाइल को आगे बढ़ा देते हैं और कहते हैं देखिए मैंने अपना काम कर दिया है, फाइल आगे भेज दी है, अब सरकार देखेगी। और तकनीकी रूप से वो गलत भी नहीं है। नहीं है, ये सिस्टम की एक तरह से मजबूरी है। वो शायद मन में सोचते भी होंगे कि 20 साल बाद जब कोई और यहाँ आएगा तो उसे यही फाइल इसी हालत में मिलेगी। लेकिन यहीं से आर्मस्ट्रांग पामे की कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है। वो इस मजबूरी को स्वीकार नहीं करते। तो जब आर्मस्ट्रांग पामे वहां सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ बनकर पहुंचे तो उन्होंने क्या किया?
क्या उन्होंने भी बस एक और रिपोर्ट लिखी या कुछ अलग किया? उन्होंने कुछ ऐसा किया जो उस सिस्टम के लिए बिल्कुल नया था। क्या? उन्होंने फाइलों के ढेर में उलझने के बजाय सबसे पहला काम ये किया कि वो सीधा गांव वालों से मिलने गए। अच्छा। उन धूल भरे कीचड़ वाले रास्तों पर चलकर वो उन लोगों तक पहुंचे जो इस समस्या को हर रोज जी रहे थे। और यहीं पर हमें सहानुभूति सिर्फ एक शब्द की तरह नहीं बल्कि एक एक्शन के तौर पर दिखती है। सही बात है। उन्होंने सिर्फ समस्या की रिपोर्ट नहीं पढ़ी, वो उस जमीन पर गए जहां सड़क होनी चाहिए थी। उन्होंने उस दर्द को महसूस किया। बिल्कुल सही। और उन बैठकों में गांव वालों ने बहुत सीधी और सरल मांग रखी। स्रोत में बताया गया है कि एक बुजुर्ग ने उनसे कहा, साहब, हमें आपकी कोई बड़ी योजना नहीं चाहिए, हमें भाषण नहीं सुनने, हमें बस एक सड़क चाहिए ताकि हमारे बच्चे शहर देख सकें। ये मांग किसी फाइल में नहीं लिखी थी, ये लोगों के दिलों से निकली आवाज थी। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। शायद पहली बार किसी अधिकारी ने गांव वालों को सिर्फ एक लाभार्थी की तरह नहीं देखा। हाँ, उनसे बराबरी पर आकर बात की। उन्होंने आदेश देने की बजाय एक संवाद शुरू किया और फिर वो हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, उसी संवाद के दौरान एक बैठक में पामे ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने पूरी स्थिति को ही पलट दिया। क्या सवाल था वो? उन्होंने गांव वालों से पूछा, सरकार से पैसा आने में देर लग सकती है, प्रक्रिया लंबी है, अगर मैं इस काम को शुरू करने की कोशिश करूं तो क्या आप लोग अपनी तरफ से साथ देंगे? क्या आप मेहनत करने को तैयार हैं? ये कोई आदेश नहीं था, ये तो एक अपील थी। हाँ, एक साझेदारी का प्रस्ताव था। ये तो लीडरशिप की एक बेहतरीन मिसाल है। वो उन्हें सिर्फ ये नहीं बता रहे थे कि मैं आपके लिए क्या करूंगा, बल्कि पूछ रहे थे कि हम साथ मिलकर क्या कर सकते हैं। और इसी को हम ह्यूमन इंटरफेस कहते हैं। ये सिर्फ विनम्रता से बात करना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका असली मतलब है प्रशासन और जनता के बीच की दीवार को गिराकर उन्हें एक साझा लक्ष्य के लिए भागीदार बनाना। आर्मस्ट्रॉन्ग पॉमे ने लोगों को लाभार्थी से सहभागी बना दिया, बेनिफिशियरी से स्टेक होल्डर। बिल्कुल, उन्हें एहसास दिलाया कि ये सरकारी सड़क नहीं, ये उनकी सड़क है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, गांव वाले तो शायद मेहनत करने को तैयार हो गए होंगे, पर सड़क बनाने के लिए मशीनें चाहिए, डीजल चाहिए, पैसा चाहिए। हाँ, वो कहाँ से आया? उसका इंतजाम कैसे हुआ? सरकार ने तो बजट दिया नहीं था। यहीं पर पॉमे ने एक और साहसिक और अनकन्वेंशनल कदम उठाया। क्या था वो? उन्होंने क्राउड फंडिंग का रास्ता अपनाया। मतलब इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए देश और दुनिया भर के आम लोगों से छोटी छोटी मदद मांगना। एक डिजिटल जन भागीदारी? हाँ, कह सकते हैं। उन्होंने फेसबुक पर एक पेज बनाया और अपनी कहानी बताई। एक मिनट, ये सुनने में तो आसान लगता है, पर एक सरकारी अफसर के लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा? बहुत मुश्किल। क्या इस पर सवाल नहीं उठे कि एक एसडीओ निजी तौर पर पैसे क्यों जमा कर रहा है? ये तो एक बहुत बड़ा जोखिम था। बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन यहीं पर उनकी सत्यनिष्ठा, उनकी इंटेग्रिटी काम आई। कैसे? उन्होंने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया। उन्होंने अपने निजी खाते में 1 रुपया भी नहीं लिया। अच्छा। एक अलग बैंक अकाउंट खोला गया और हर दान का हिसाब रखा गया। उन्होंने साफ कहा कि ये पैसा सड़क के लिए है और इसका कोई भी हिस्सा प्रशासनिक काम पर खर्च नहीं होगा। और उन्होंने खुद भी योगदान दिया था, है ना? हाँ, अपनी तनख्वाह से उन्होंने 5 लाख रुपए दिए। जब लोगों ने ये देखा तो भरोसा पैदा हुआ। मतलब लीडरशिप सिर्फ बोलने से नहीं आती, खुद उदाहरण पेश करने से आती है। बिल्कुल। और जो नतीजा आया वो हैरान करने वाला था। क्या हुआ? लोगों ने 10 रुपए, 50, 100 रुपए जैसी छोटी छोटी रकमें देनी शुरू कर दी। सिर्फ गांव वालों ने? नहीं, सिर्फ गांव से ही नहीं, देश के अलग अलग कोनों से और यहाँ तक कि विदेशों में बैठे भारतीयों ने भी मदद भेजी। वाह। स्रोत में एक कहानी का जिक्र है कि कैसे एक विधवा ने अपनी पेंशन का एक छोटा हिस्सा दान कर दिया, ये कहते हुए कि शायद ये सड़क मेरे पोते के काम आए। ये दिखाता है कि जब नेतृत्व पर भरोसा होता है तो लोग कैसे एक मिशन के लिए जुड़ जाते हैं। ये वाकई कमाल है। मतलब लोग अपनी जेब से पैसे और अपनी मेहनत लगाने को तैयार हो गए उस काम के लिए जो असल में सरकार की जिम्मेदारी थी। हाँ, क्योंकि उन्हें पहली बार लगा कि ये सरकारी काम नहीं है, ये उनका काम है। और यहाँ एक और जरूरी बात पे जोर देना चाहूंगा जिसका जिक्र स्रोत में भी है। बताइए। ये सब कुछ सरकारी नियमों को तोड़े बिना किया गया। अच्छा। हाँ, ये सिस्टम के बाहर की क्रांति नहीं थी, बल्कि सिस्टम के भीतर रहकर मानवीय पहल से एक नया रास्ता खोजने की कोशिश थी। उन्होंने साबित किया कि अगर इरादा नेक हो और सत्यनिष्ठा हो तो नियमों की सीमा में रहकर भी असाधारण काम किया जा सकता है। तो इस अनूठे तरीके का, इस जन आंदोलन का नतीजा क्या निकला? नतीजा एक चमत्कार जैसा था, इसीलिए तो उन्हें मिरेकल मैन कहा गया। लगभग 100 किलोमीटर लंबी
कच्ची ही सही, पर मोटर चलाने लायक सड़क बनकर तैयार हो गई, और वो भी बिना किसी बड़े सरकारी बजट के। ये वही सड़क थी जो दशकों से सिर्फ फाइलों में मौजूद थी। हाँ, वो अब जमीन पे हकीकत बन चुकी थी। लोगों ने अपनी मशीनें दी, खुद फावड़े और कुदाल लेकर काम किया। वो एक त्योहार जैसा माहौल था। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। इस सड़क के बनने से लोगों की जिंदगी में जो बदलाव आए वो क्या थे? क्या वो सचमुच में मिरेकल थे? वो असल मिरेकल थे। अब गांवों तक एम्बुलेंस पहुंचने लगी थी। अच्छा। बीमार लोगों को समय पर इलाज मिलना मुमकिन हो गया था। बच्चों का स्कूल जाना आसान हो गया था। कुछ जगहों पर तो स्कूल बसें भी चलने लगी। और किसानों का क्या हुआ? वो किसान जो अपनी सब्जियां और संतरे बाजार नहीं ले जा पाते थे, अब वो अपनी उपज को बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रहे थे। उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। ये दिखाता है कि एक सड़क सिर्फ कंक्रीट और पत्थर का रास्ता नहीं होती। नहीं, वो उम्मीद की, विकास की और जीवन की एक लाइफलाइन होती है। बिल्कुल। और अगर हम इस पूरी घटना का नैतिक विश्लेषण करें तो ये सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों के लिए GS4 पेपर का एक परफेक्ट केस स्टडी है। कैसे? यहाँ हमें शासन के सारे नैतिक मूल्य एक्शन में दिखते हैं। पहला, सहानुभूति, एम्पैथी, जिसने उन्हें लोगों के दर्द को महसूस करने पर मजबूर किया। दूसरा, सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी, जिसने लोगों में भरोसा जगाया। सही बात है। तीसरा, नेतृत्व, लीडरशिप, जिसने लोगों को सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि सहभागी बनाया। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, मानवीय संवाद। हाँ, ह्यूमन इंटरफेस, जिसने एक नया समीकरण बनाया, प्रशासन प्लस जनता इज इक्वल टू साझेदारी। तो ये कहानी अकादमिक चर्चा से आगे बढ़कर ये साबित करती है कि ह्यूमन इंटरफेस समस्या समाधान का एक बहुत ही व्यवहारिक और शक्तिशाली तरीका है। हाँ, लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल भी उठता है जिस पर मैं सोचना चाहिए। क्या इस तरह का मॉडल हर जगह काम कर सकता है? आर्मस्ट्रॉन्ग पामे की सफलता के पीछे एक करिश्माई व्यक्तित्व था और एक बहुत ही साफ लक्ष्य था, एक सड़क। ये सही है। लेकिन क्या ये मॉडल हमेशा सफल हो सकता है? ये एक अहम सवाल है। क्या इस मॉडल में कोई जोखिम नहीं था? अगर क्राउड फंडिंग फेल हो जाती तो क्या होता? या फिर क्या ये सरकार को अपनी जिम्मेदारी से बचने का एक रास्ता नहीं दे देता? लोग कह सकते हैं कि जब जनता खुद ही सड़क बना लेगी तो सरकार को बजट देने की क्या जरूरत है? ये इसका दूसरा पहलू है और बहुत जरूरी भी। पामे के केस में ये काम कर गया, पर इसे एक स्टैंडर्ड मॉडल नहीं बनाया जा सकता। तो ये एक अपवाद था। ये एक असाधारण स्थिति में किया गया असाधारण काम था। इसका असली सबक ये नहीं है कि नागरिक सरकार का काम करें, बल्कि यह है कि एक प्रशासक कैसे जनता को साथ लेकर सिस्टम की बाधाओं को तोड़ सकता है। तो ये सरकार की नाकामी नहीं बल्कि एक अधिकारी की कामयाबी को दिखाता है। बिल्कुल। तो आर्मस्ट्रॉन्ग पामे की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। सच्चा नेतृत्व केवल संसाधनों का प्रबंधन करना या फाइलें आगे बढ़ाना नहीं है। नहीं, सच्चा नेतृत्व लोगों को प्रेरित करना है, उन्हें एक साझा लक्ष्य के लिए जोड़ना है। ये कहानी दिखाती है कि अगर इरादा मजबूत हो और तरीका मानवीय हो तो सिस्टम के अंदर रहकर भी बहुत कुछ बदला जा सकता है। ये बिल्कुल सही कहा। और ये कहानी हमें एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न पर लाकर छोड़ती है जो हमारे सभी श्रोताओं के लिए है। श्रोता इस घटना ने केस स्टडी के रूप में हमारे सामने रखता है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह की जन प्रशासन साझेदारी केवल दूर दराज के गांव की सड़क या पानी जैसी साधारण और साफ दिखने वाली समस्याओं के लिए ही कारगर है? ये एक दिलचस्प सवाल है। या फिर क्या इस मॉडल का इस्तेमाल हमारे शहरों की ज्यादा जटिल और बहुस्तरीय समस्याओं जैसे कूड़ा प्रबंधन, जल संरक्षण या फिर ट्रैफिक जाम को सुलझाने के लिए भी किया जा सकता है? जहां हितधारक बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, जहां स्टेक होल्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं, लोगों की राय बटी हुई होती है और समस्या का कोई एक सीधा समाधान नहीं होता। और अगर ऐसा संभव है तो इसकी पहली पहल किसकी तरफ से होनी चाहिए? प्रशासन की ओर से किसी साहसी अधिकारी द्वारा या फिर हम नागरिकों की ओर से एक संगठित समूह के रूप में? और जब समस्या जटिल हो तो क्या ह्यूमन इंटरफेस का ये मॉडल भरोसे की जगह टकराव पैदा कर सकता है?